उसमें मैं एक्टिविटीज़ के बारे में आपको मैं बता रहा था, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। और अभी उसमें बस ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, मुझे कवर करनी है सारी। और काफ़ी कुछ आप काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसमें जो ब्रिज मंथ प्रोग्राम में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके लिए एक्टिविटी इन्होंने बनाई हुई है। गवर्नमेंट ने जो ये एनसीईआरटी ने जो ये, एक मिनट ओपन कर लूँ, जस्ट अ मिनट से, एक फोन था। हेलो। जी मैम। मैम अभी थोड़ी देर में बात करें क्या आपसे, 5 बजे के बाद? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये ब्रिज मंथ प्रोग्राम में, एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा था, मैं देख लेता हूँ। हम लोग सीधे एक्टिविटी पर आते हैं जहाँ हम लोग बात कर रहे थे सुबह में। तो इसमें जो इन्होंने एक्टिविटी बना के दी है, उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है ये यहाँ पर दिया था। इन्होंने वीक 1, वीक 2, इस तरह से वीक 3 एंड वीक 4, पूरे एक महीने का पूरा मंथ वाइज प्रोग्राम बना के दिया था। तो इसकी हेल्प के लिए मैंने इस पर एक मॉड्यूल भी बनाया है, मैं आपको वो मॉड्यूल ही सीधे दिखाता हूँ। उससे आपको एक्टिविटी समझ में आएगी कि आपको किस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो मैं सीधे वो मॉड्यूल ही ओपन करता हूँ मैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं है? No, sir. नो, अच्छा ओके, मैं देखता हूँ एक बार, मुझे लग रहा है स्क्रीन बंद हो गई है। आई थिंक अभी विजिबल होगी। जी सर। Yes, sir, अब visible है। ओके। तो ये एक ब्रिज मंथ मॉड्यूल का एक मतलब ये मैंने बनाया था। जैसे हमारे साथ में आप लोग जुड़े हैं, तो लगभग मेरे 150 कैंडिडेट और भी मेरे साथ हैं जो मेरे पुराने कोर्स मेरे साथ कर चुके हैं जो। तो उनके लिए भी, और कुछ मेरा अपना भी ओपिनियन है, मैं इसको बना करके और इसको उनको दिया था मैंने। तो इसमें मैंने एक्टिविटी पूरी डिज़ाइन की थी कि कैसे कौन सी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो जैसे वीक 1 में था, पहली एक्टिविटी मैंने सुबह में डिस्कस कर रहे थे ये, कि स्टूडेंट विल कलेक्ट द मैगजीन, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स, अदर प्रिंटिंग मटेरियल्स दैट डिपिक्ट द वेरियस ऑक्यूपेशन बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल। ये मैं सुबह बात कर रहा था। तो वहाँ तो सिर्फ इतना दिया था। तो इस एक्टिविटी को कैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में लाएंगे, कैसे बच्चों को कराएंगे, तो वो मैंने यहाँ पर एक करने की कोशिश की है। तो इसमें ऑब्जेक्ट, इसका टाइटल मैंने दे दिया कि एक्सप्लोरिंग ऑक्यूपेशन थ्रू द प्रिंट मीडिया, इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या मटेरियल जरूरत पड़ेगी वो दिया हमने। एक्टिविटी स्टेप्स क्या है, वो कैसे हम कराएंगे इसको। तो इनको पहले 10 मिनट आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। फिर ये मटेरियल कलेक्ट करेंगे, ये उसकी स्टोरिंग, सॉर्टिंग और कटिंग करेंगे, क्या उसको लगाना है क्या नहीं लगाना है। ऑफ क्रिएटिंग ए कोलाज अपनी कॉपी में, या आप ग्लू की हेल्प से किसी चार्ट पेपर पर इस तरह से भी बना सकते हैं आप। तो बच्चे से बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने बनाया भी है ये। तो इस तरह से ये एक एक्टिविटी इसकी है, ये बाईलिंगुअल भी कंटेंट था ये। इसके दूसरी एक्टिविटी दी है, जैसे इनोवेटिंग, ये इनवाइटिंग पेरेंट्स, आर्टिजन पैटर्न, ब्लॉक स्मिथी, बास्केट मेकिंग, कॉबलर, आईटी प्रोफेशनल्स, नर्स, डॉक्टर एट्सेट्रा। जो आपके पेरेंट्स आपके हैं, वो जिस जिस फील्ड में हैं उनको स्कूल में इनवाइट करना और उनसे उनसे बच्चों का इंटरेक्शन कराना। जो मैंने आपको सुबह एक 10 बैगलेस डेज में बताया था कि मैंने मेडिकल ऑफिसर को एक बुलाया था मैंने। तो वो एक्टिविटी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर दिया था अबाउट द वोकेशनल एजुकेशन एंड ये ये रिडल्स के बारे में, एक एक्टिविटी में रिडल की भी दी हुई है। तो रिडल में था कि हु एम आई। तो इसमें गेम है, ये मैंने मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को करवाया था। तो एक बच्चा आएगा, वो रिडल बोलेगा एक, है ना, कि मतलब क्या, कौन हूँ मैं।
तो बच्चे असेंबली में पहचानते हैं जैसे क्विज के जगह पर, है ना। तो वो रिडल्स की एक्टिविटी ये है। तो इस तरह से एक एक एक्टिविटी इसमें दी गई है ब्रिज मंथ प्रोग्राम में, कि आप वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप बच्चे को और इस चीज़ को एक एक करके उसमें बताएंगे और वो बच्चा वहाँ पे परफॉर्म करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और ये पूरे एक वीक में मतलब हो नहीं पाती है, क्योंकि कभी सेकेंड सैटरडे पड़ गया, कभी कोई ओकेजन पड़ गया, नहीं आपका सेशन आ पाया, क्लास नहीं आ पाई। तो इसको करा सकते हैं आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जब तक चला के करा सकते हैं ये आप। तो ये एक ब्रिज मंथ हेलो प्रोग्राम है। हाँ सर। सर, मैंने कराया था ये रिडल वाला, जी जी। क्लास में ही कराया था। तो बच्चों ने इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक उत्साह के साथ भाग लिया था। बच्चे बहुत ज्यादा खुश भी हो गए थे। बहुत खुश होते हैं सर ये बच्चे, देखिए आप। और मैंने फिर बच्चों से जिसके सबसे ज्यादा आंसर सही निकले थे, फिर उस पर सेकंड थर्ड इस तरह से कर दिया था बच्चों में। बिल्कुल, ये तो देखिए जैसे ये है, ये इसी का क्लू है रिडल्स का ही, कि इसमें एस्ट्रोनॉट के बारे में बताया, ट्रैफिक पुलिस के बारे में बताया 4 लाइन। तो बच्चे बताते हैं कि मैं कौन हूँ। आप इसको ऑल एलिब्रेट कर सकते हो, जैसे प्राइमरी की कभी एक्टिविटी होती है, फैशन शो इस तरह का कार्यक्रम होता है, वहां पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं आप। वो पहचानता है, बच्चा अपने बारे में बताता है ये। तो इस तरह से ये एक्टिविटी इसमें करा सकते हैं आप। तो ये तो हो गया बैग 20 मंथ प्रोग्राम। इसका जो मेन पर्पस है कि प्राइमरी से जब बच्चे सेकेंडरी में आते हैं क्लास 6 में, तो उनको वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ना एक तरह का ब्रिज है ये, इस प्रोग्राम के थ्रू, कि बच्चे इसके बारे में जानेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है और इसमें क्या हमको करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी जो मैं बात कर रहा था क्लास 9 10 के लिए, जो सीबीएसई की जो गाइडलाइन आई हुई है, उसमें ये लेटर भी आप लोगों ने, पता नहीं आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, देख लीजिएगा। मैं इसको भी दिखा दे, ये आपका लेटर आपके पास आया हुआ है? एनीवन? नो सर। नहीं आया है? मैं इसको शेयर कर दूंगा। नो ये सर। जो लेटर है ये सीबीएसई ने दिया है सारे केंद्रीय विद्यालय, सारे मतलब सीबीएसई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट को। ये 2 जनवरी 2023 का लेटर है, और ये बहुत पहले का लेटर जारी हुआ, लेकिन ये हम लोग के पास बहुत लेट में पहुंचा है। इसमें बता रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग स्किल एजुकेशन इन स्कूल, जिसके बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट था कि कैसे हम लोग 9 10 के लिए स्किल का ये मॉड्यूल चलाएंगे। तो इसके लिए देख लीजिए, इसमें इसमें सारी गाइडलाइन पूरी दी हुई है, 9 पेज का लेटर पूरा है ये। इसमें पहले तो बताया कि स्किल मॉड्यूल है क्या चीज़। ये स्किल मॉड्यूल आर ऑफ द 12 to 15 आवर ड्यूरेशन, ये 12 से 15 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। इसमें 70% प्रैक्टिकल होगा, 30% थ्योरी होगी। और इसमें बच्चा एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी चूज कर सकता है वो। इस तरह से 6 7 और ये जो क्लास 7th 8th, ये 6 7 8 के लिए भी इन्होंने बोला हुआ है। ये मतलब फ्री टू ऑप्ट एनी स्किल मॉड्यूल्स आइदर एट द क्लास, किसी भी क्लास का बच्चा कर सकता है, लेकिन जनरली ये 9th ऑनवर्ड के लिए ही आया हुआ है। फिर इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यू स्किल सब्जेक्ट्स, जो जो नए सब्जेक्ट इनमें लॉन्च किए जा रहे हैं उसके बारे में क्या है, कि क्या चीज़ वो इंट्रोड्यूस करेंगे ये। डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फाउंडेशन स्किल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, इस तरह से कोर्सेज इसमें है। अभी और डिटेल इसमें है आगे। तो इसमें कुल 22 स्किल्स है इसमें पूरी। इसकी कोई फीस नहीं है, दिया हुआ है इसमें, नो फीस टू बी पेड बाय द एफिलिएटेड स्कूल्स, सीबीएसई इंट्रोड्यूसिंग द स्किल मॉड्यूल। The scheme student to be student option for the skill subject in class 9th 10th has been amended as follows। जो 9th 10th के लिए कैसे करना है उसने बताया है इसका अमेंडमेंट। और यहाँ पर ये जो लिंक दिए हुए हैं, यहाँ से इनको आप रजिस्टर्ड करेंगे स्कूल को अपने आप। फॉर्म दिया है, फॉर्म से रजिस्टर्ड करेंगे, सीबीएसई आपको फिर इसकी डिटेल, मतलब स्कूल आपको रजिस्टर करके बताएगा उस सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि इसमें फील्ड आपको चूज करना है, किस फील्ड में आप काम कराना चाहते हैं, उस हिसाब से ये आप करेंगे। और इसमें जो नीचे एनेक्सर 3 और 4 दिया है, इसमें उसके रेफरेंसेस दिए हुए, मैं आप बात कर रहा हूँ इसके लिए कौन से मॉड्यूल है क्या है। नीचे जब जाएंगे, 1 मिनट आगे, ये तो कॉपी टू किया इन्होंने। देखिए इसमें 6 to 8 के लिए कौन कौन से मॉड्यूल चलेंगे, देखिए एआई, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मास मीडिया, ट्रेवलिंग टूरिज्म, कोडिंग,
ये सब इसकी फील्ड है सारी, आप पढ़ते जाइए, इसमें बहुत सारी फील्ड दी हुई है। ये आप अपने 10 बैकलेस डेज के लिए भी कर सकते हैं, स्किल में तो ये दिया ही हुआ है ये। तो ये न्यू स्किल मॉड्यूल सारे दिए हुए हैं इसके लिए। इसके बाद आगे चलेंगे आप जब ये, तो क्लास 9 10 के लिए इन्होंने बनाया है इसको, कि जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, इन्होंने बनाया हिंदी कोर है, हिंदी कोर भी में कोई एक बच्चा लेता है, लैंग्वेज लेता है, फिर ये कोई भी दूसरी लैंग्वेज चूज करता है। फिर सब्जेक्ट 3 में मैथमेटिक्स बेसिक या स्टैंडर्ड होता है, आपने देखा होगा 10th क्लास में। फिर साइंस का सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस होता है। ये 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्किल सब्जेक्ट दिया हुआ है। जनरली अभी हम लोग एआई ज़्यादातर 10 9 10 में बच्चे चूज कर रखे हैं ये। लैंग्वेज का अलग सब्जेक्ट एक है, अगर आप कोई थर्ड लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है ये। और फिर इसमें नीचे दिया हुआ है कि आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। तो अब देखिए इसमें लिख रहा है वर्क एक्सपीरियंस इज सब सबमिटेड इन द हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि इसके लिए जो सेवा वाला मॉड्यूल इन्होंने जारी किया था, उसको इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के साथ मर्ज किया था उसको वहां पर। तो ये भी तीनों सब्जेक्ट अलग से ये रहेंगे। ये मतलब को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट हैं जिसका इंटरनल असेसमेंट होता है, लेकिन जो ऑप्शनल जितने सब्जेक्ट लेंगे तो वो एक्सटर्नल असेसमेंट में जाएगा। अभी ये आई है, आप बच्चों को इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बता सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट लिस्ट ऊपर दी थी, तो वो सीबीएसई के थ्रू बच्चा ऑप्ट कर सकता है। तो ये 9 10 में इस तरह से इंट्रोड्यूस होगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और इसके वहाँ पर एग्ज़ाम भी कराने होंगे, पेपर इसके होंगे। मुझे लगता है इसके पासिंग में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में ये नंबर जुड़ता है। तो जैसे एआई के लिए रूल है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। फिर इसके बाद ये दिया है इसमें स्किल सब्जेक्ट एट अ सेकेंडरी लेवल 9 to 10, इसमें कौन को जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ऊपर 6 to 8 था, ये सब्जेक्ट हैं, इसके कोड दिए हुए हैं, देखिए 401 402 403 से शुरू है, 401 से लेके कंटिन्यूअस। तो रिटेल में है स्टोर ऑपरेशन एंड असिस्टेंट को जॉब रोल है इसमें, आईटी का है, सिक्योरिटी का है, ऑटोमोटिव और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ इसमें दी, कितने मार्क्स की थ्योरी है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ये सारा जितने भी मॉड्यूल आप देख रहे हैं, ये पूरे अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है ये। और ये जब भी रन होगा, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्टर टीचर आपको डिप्यूट करने पड़ेंगे स्कूल में, वो भी अभी आगे बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, इसमें फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस, ये मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है ये, तो ये आप खुद भी पढ़ा सकते हैं यहाँ पर। अगर बच्चा कोई ऑप्ट करता है तो ये उसके अलावा भी ये पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट। इसका मॉड्यूल भी है, ये जो फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेज है, इसका मॉड्यूल है मेरे पास, नेट से ही डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखाऊंगा ये भी। तो ये चीज़ें आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारी। इसके बाद फिर फीस के बारे में फिर यहाँ कह रहा है कोई फीस नहीं है, ये 11 12 के लिए है। इसमें कहते हैं कि जो सब्जेक्ट 1 की एक ग्रुप है, सब्जेक्ट 2 का एक ग्रुप है, और इसके बाद में जो इनके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं वो लेते हैं ये। और सब्जेक्ट 6 में ये जो है ऑप्शनल, देखिए दिख रहा है यहाँ पर, एनी वन इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम द एनी सब्जेक्ट ग्रुप नॉट ऑप्ट इन 1 to 5। ये बता रहा है कि सब्जेक्ट 6 में क्या लेंगे आप, ये एडिशनल सब्जेक्ट होगा। और बाकी इंटरनल असेसमेंट के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और जनरल स्टडी, ये 11 12 में चलता है। तो ये मन से निकाल दीजिए कि डब्ल्यू का सब्जेक्ट यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, ये अभी भी है, बस वोकेशनल एक नया ऐड हुआ है जो आएगा। जैसे फिजिकल एजुकेशन बच्चा यहाँ करता है, यहाँ पे ग्रेडिंग होती है, लेकिन अगर वो 11 12 में फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो उसको वहाँ उसका पेपर देना होता है। सेम इसी तरह से डब्ल्यू के लिए ये चीज़ आई हुई है। फिर ये इसके लिए जो सब्जेक्ट जो चूज करेंगे वोकेशनल के लिए, जो अदर जन ये 5 सब्जेक्ट है, जो छठा सब्जेक्ट आप जो चूज करेंगे, इसमें थ्योरी 60% है, 40% में प्रैक्टिकल आपका है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी अलग दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी अलग दिया हुआ है। ये दोनों पेपर यहाँ पर है जो आपकी अपनी फील्ड का है, जिसके लिए किसी आपको बाहर से टीचर या टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को नहीं बुला सकते, मतलब यहाँ पर क्वालिफाइड बंदा ही पढ़ाने आएगा। जैसे 10 बैकलेट जज में था कि कोई भी उस फील्ड का एक्सपर्ट है तो पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिफाइड पर्सन को ही बुलाना है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात अगर हम कर लें, तो एक मिनट में क्वालिफिकेशन वाला भी दिखा दे रहा हूँ उसमें, सॉरी।
ये इसका क्वालिफिकेशन वाला पेज है, जो स्किल मॉड्यूल के जो हम रन कराएंगे। विजिबल है सभी को? सर दिख रहा है सभी को? हाँ ठीक है ठीक है। यस सर आपका। जैसे मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्ट कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इसमें दिया हुआ है। बीटेक, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर या डिप्लोमा इन हार्टिकल्चर हो, और डिज़ायरेबल इसका एक्सपीरियंस की बात की गई है। एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेशन में अगर है तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस ये। तो इन्होंने क्वालिफिकेशन पूरी फिक्स कर रखी है। अपैरल का है, एआई का देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, ऑटोमो ऑटोमोटिव का दिया हुआ है ये। तो अगर किसी को ये डाउट है कि एआई में किन टीचरों की जरूरत होती है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए या फिर ग्रेजुएट विद पीजीडीसीए और डीओएसी लेवल का ये सर्टिफिकेट, ये लोग एआई पढ़ा सकते हैं। सर इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखेंगे हम या कुछ टाइम के लिए सर जब ये तक कोर्स? कॉन्टेक्चुअल बेस पर ही होंगे। इनको आप एज ए इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे, जैसे गेम कोच हायर होते हैं उस तरह से ये हायर होंगे। तो सेम इनके लिए आने सर वो नोटिस लिख लेंगे और इंटरव्यू होगा। अब आप इंटरव्यू टीचर देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको ये पता है कि जो वर्क एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है उसमें बहुत वाइड रेंज है। वहाँ पे भी क्वालिफिकेशन यही सेम चीज़ थी वहाँ पर भी। तो केवीएस ने पहले देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर को रिक्रूट करता था, होम साइंस में भी डब्ल्यू टीचर आते थे। अभी तो सारे रिटायर हो चुके हैं लगभग। अब हमारा रिक्रूटमेंट बीटेक डिप्लोमा में ही इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है केवल। तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला ही लेके ऑप्ट करते हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिफिकेशन वाला होगा उसी को ऑप्ट करेंगे ये। क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए एक रेगुलर टीचर ऑप्ट करना किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन है। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो रिक्रूट कर सकते हैं आप। तो ऐसा भी नहीं कि आप सारे टीचर को रिक्रूट ही करेंगे इसमें। भाई एक आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 ने 40 अलग अलग सब्जेक्ट ले लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको करा पाएंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ है। देखिए इसमें और भी टॉपिक में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पे आ रहा हूँ मैं इसमें। नीचे आते हैं, रिटेल में है। मैंने दिखा नहीं, मुझे लग रहा है skip कर गया। तो इसमें जितनी भी फील्ड है सबके इन्होंने क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं, और इन्हीं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रेनर को आप रिक्रूट करेंगे ये। सर हमारे स्कूल में तो हम ही टीचर में से किसी न किसी को जो उनको लगता है कि ये पढ़ा सकता है उसको दे दे रहे हैं ये। पढ़ा सकते हैं बिल्कुल, अगर लगता है तो करा सकते हैं, लेकिन ये है कि वो पढ़ करके कराएं या कैसे भी कराएं। क्योंकि देखिए वो ये जो टीचर रखना ना रखना ये विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्या उनका फंड अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहाँ पर बजट नहीं है वहाँ क्या करेंगे फिर ये, अलग से फिर वो सेंक्शन कराएंगे, बजट लेंगे तभी उस पर काम कर पाएंगे ये। तो ये तो बात हो गई हमारे इस वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। हेलो हाँ बताइए। हेलो हाँ सुन रहे, बताइए सर। सर मैं ये कह रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बता सकते हैं, कैश बुक के बारे में? अभी बात करेंगे सर, ठीक है। टाइम बहुत कम है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये तो हमारा एक जी जी ठीक है। वोकेशनल का टॉपिक हो गया। अभी एक टॉपिक हमको जो इम्पोर्टेंट कवर करना है आपके लिए, उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट था। तो सर ने स्टॉक एंट्री के बारे में बताया आपको सारा चीज? स्टॉक एंट्री के बारे में तो नहीं बताया यस सर। सर। चलिए इसको बस हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं जरा सा। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अच्छा टॉपिक है, करना था हम लोग को ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो टॉपिक कवर होते हैं उस स्टोर ऑफ आर्टिकल्स, स्टॉक टेकिंग एंड रिटर्न ऑफ, एंड जो लॉस ऑफ स्टॉक स्टोर्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। तो कोई भी चीज़ जब खरीदी जाती है, मैं इसमें लिटरेचर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं बस आपको ब्रीफ करता चल रहा हूँ साथ में, कि कोई भी चीज़ जब हमारे पास आती है स्टॉक में, तो स्टॉक होल्डर का जो काम है वो कैसे उसको प्रिक्योर करता है, अपने स्टॉक में लेता है, उसके बारे में बात करेंगे हम।
तो जब भी कोई गुड्स आपके पास आता है, देखिए पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए आपको एक रिक्विजिशन स्लिप देनी होती है। रिक्विजिशन स्लिप में जो डिटेल होती है, देखा होगा आपने कि सीरियल नंबर है, ऊपर लिखा रहेगा किस डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं, और नेम ऑफ द आर्टिकल है, पहले से क्या वो हमारे पास अवेलेबल है, और अभी कितनी आपको ज़रूरत है, वो सारे कॉलम उसमें भर करके देने होते हैं। और रिमार्क में आप उसकी अप्रॉक्सीमेट अगर कास्ट आपको पता है, दाम पता है, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर। फिर वो परचेज होकर के आपके पास आएगी, बिल वाउचर के साथ आपको जब ये चीज़ें मिलेंगी, आपका काम है कि उस मटेरियल को वेरीफाई करना, कि जो उसका मेजर था, उसका जो वेट था, या उसकी जो टर्म कंडीशन थी, उसका विजुअल इंस्पेक्शन करके आप उस चीज़ को आप फिर, अगर वो क्वांटिटी में करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो उसको आप फिर अपने स्टॉक में लेंगे आप। तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत केयरफुली आप अपने जो भी मतलब स्टॉक रजिस्टर में जहाँ पर भी एंट्री करनी है वहाँ पर आप एंट्री करेंगे। अगर वो चीज़ अवेलेबल है, महंगी चीज़ें हैं, तो उसको उसके लिए आपके पास लॉकर या अलमीरा या आपका रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो स्टोर की जा सकती है। और उस अलमीरा की जो की, देखिए किसी भी डिपार्टमेंट की एक की अपने पास इंचार्ज टीचर के पास होती है, और एक की प्रिंसिपल ऑफिस में ज़रूर होती है। अपने जहाँ पर भी जो स्कूल में जैसा भी अरेंजमेंट हो, तो एक की आप प्रिंसिपल के पास ज़रूर हैंड ओवर करके रखिए, और एक की अपने पास आप रख सकते हैं। जनरली हम लोग स्कूल में की अलमीरा बना रखते हैं की के लिए, वहाँ पे ज़्यादा सा हुक बने रहते हैं, सब अपने छुट्टी के टाइम वहाँ अलमीरा में अपना चाबी टांग करके चले जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो एक कापी है वो प्रिंसिपल के पास ज़रूर होनी चाहिए, कि आपकी एब्सेंस में, या अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पता है, गलती से चाबी आप लेके ही चले गए, तो वो चीज़ें वहाँ से फिर खोली जा सके। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं स्टॉक की, जैसे जो मतलब केयरफुली यूज़ करने वाली हूँ, जैसे अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन ये केमिस्ट्री लैब या किसी के लिए भी ऐसी होती हैं, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार यूज़ की जाती हैं, लेकिन बहुत वो जैसे ग्लास के आइटम है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको बहुत केयरफुली आपको यूज़ कराना है। फिर ये फर्नीचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब भी फर्नीचर आप लें, तो उसमें नंबरिंग और उसकी मार्किंग जरूर कराएं, कोशिश करके। अगर नहीं कोई करने वाला है, बच्चों से ही करवाएं आप थोड़ा सा पेंट ले लीजिए, पेंट मंगा लीजिए, और जो भी उसके मतलब ब्रशेज हैं। एक मिनट सर, जरा स्कूल से फोन है। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर जी जी। हाँ, वेबसाइट का जी। मतलब कि जो वेबसाइट के लिए जो पासवर्ड थे सर। ठीक है सर, मैं आपको भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, जो फर्नीचर के जो आर्टिकल हमारे होंगे, उस आर्टिकल में कोशिश करिए कि जिस ईयर में वो खरीदा जा रहा है, तो उसकी मार्किंग कराइए आप। जैसे मान लीजिए एल्मीरा है, वुडन है, 1/2024 इस साल खरीदी गई। मान लीजिए दो अलमीरा खरीद, तो 2 1 2 3 इस तरह से करके फर्नीचर करेंगे, तो वो करेंगे, तो उसमें आपको पता रहेगा ये कि कितने प्रोडक्ट आए थे, किस ईयर के परचेज किए, ये चीज़ है। ये प्रैक्टिस जनरली लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप इसको डब्ल्यू की एक्टिविटी में शामिल कर लीजिए, और पेंट लेकर के बच्चों को बोलिए, एक एक करके सब लिख डालेंगे, बच्चे खुद ही लिख डालते हैं, बड़े अच्छे से लिखते हैं। तो ये एक स्टॉक को मैनेज करने का एक तरीका अपना है। और इसके लिए जब भी फर्नीचर नया आता है, किसी रूम में आप दे रहे हैं, तो किसी को रिस्पॉन्सिबल जरूर बनाइए आप। अगर क्लास टीचर है, तो क्लास टीचर से साइन कराइए कि आपके क्लास में इतनी डेस्क में रखवाई है, इस पर आप साइन करिए। तो इसका क्या बेनिफिट है सर, वो टाइम टू टाइम अपने फर्नीचर को वो काउंट भी करता रहेगा, गिनता रहेगा, और बच्चों को बता के रखेगा, कोई लेके जाएगा तो मुझे बताना। तो इससे आप उसको मॉनिटर कर पाएंगे अच्छे से आप। बाकी स्कूल में ही वो चीज़ होती है, एक क्लास से दूसरे क्लास में चली जाती है, तो बच्चे खुद ही अपनी क्लास का नाम लिख देते हैं उस पर, कोई ले ना जाने पाए मेरी चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं। बाकी उनको इशू करने का भी एक तरीका है। अगर परमानेंटली आप किसी चीज़ को इशू कर रहे हैं, तो स्टॉक रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में इसको इशू कर दीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि वो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा वापस, तो उसको फिर एक अलग एक रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ से सामान इशू कर सकते हैं। अक्सर देखते हैं कोई बच्चा आया, सर मुझे स्क्रू ड्राइवर दे दो, मुझे प्लायर दे दो। तो वो चीज़ें मतलब मैनेज करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। तो इस तरह से आप जब इशू की चीज़ें दिखाएंगे आप,
तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे आप फिर। एक मिनट आप इसको रीड करिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। सर यस मैम। सर जो इशू करेंगे उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं अगर हम मैंने कोई भी बोला चीज अगर इशू? कोई भी चीज़ परमानेंटली इशू कर रहे हैं आप, मतलब यस आपके सर। पास स्टॉक में एंट्री हुई, फिर उसको किसी डिपार्टमेंट को देना है आपको, तो यस उसी सर। स्टॉक रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में आप एंट्री करके परमानेंटली उसको वहां से इशू करके, अगर वो अपने स्टॉक में एंट्री करता है वो डिपार्टमेंट, तो अपने यहाँ उसको नील कर दीजिएगा, उनके यहाँ एंट्री करवा दीजिएगा। अगर वो अपने स्टॉक में एंट्री नहीं कर रहा है तो वहां पर केवल आप उनके रिमार्क लिख के साइन करा लीजिए, आपके स्टॉक में रहेगा लेकिन रहेगा उनके पास, तो कल को नो ओके। यूज के टाइम वो देगा। लेकिन अगर कोई चीज़ फॉर टाइम बिंग आप उसको दे रहे हैं, तो आप अलग एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, वहां पर उसको आप इशू करेंगे। ओके इसको सर। सर रीड करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। Okay. तो ये लाइब्रेरी के लिए थी बुक सारी, ये लाइब्रेरी के बारे में इसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि लाइब्रेरी में कैसे ये बुक इशू करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो लाइब्रेरी के लिए कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, लेकिन कभी कभी आपको चार्ज लेना पड़ता है, जैसे मैं अपने यहाँ 6 महीने लाइब्रेरी के चार्ज देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें दिया गया है कि बुक भी जो इशू होती है वो सेम डे, बच्चों को तो सेम डे वापस करनी होती है, या अगर आपके यहाँ रूल है कि बच्चों को कुछ दिन के लिए बुक आप दे सकते हैं, तो फिर वो बुक आप उनको इशू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं। इवन लिखा है इसमें, ये हमारे अकाउंट कोड में दिया है कि इवन प्रिंसिपल को भी आप ज़्यादा दिन तक बुक इशू नहीं करेंगे। जो फॉर टाइम बिंग ये बुक इशू होती है, उसके बाद वापस इनको बुक जमा करनी होती है वापस। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, नॉट बी स्टक अप द स्टॉक रजिस्टर इवन द लॉस एंड डैमेज। कोई भी स्टॉक रजिस्टर अगर वो नॉन कंज्यूमेबल आइटम है, या तो दोनों के बारे में बात कर रहा है, उसको रिटर्न ऑफ जब तक वो अथॉरिटी के थ्रू नहीं हो जाता है कंडमनेशन प्रोसेस में, तब तक उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी चीज़ है वो अनसर्विसेबल भी है अगर वो, तो ये नहीं कि उसको स्टॉक से निकाल करके बाहर कर दिया या टूट गया तो ब्रोकन हो गया, नहीं। उसको थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जो भी होगा कंडमनेशन का, उसके बाद ही आप उसको इशू कर सकते हैं अलग, मतलब सॉरी उसको राइट ऑफ कर सकते हैं आप। फिर केमिकल्स के बारे में बताया है इसमें, वो डे टू डे बेसिस पर इशू होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है किसी को, और सारी चीज़ें हैं। स्टेशनरी आइटम के बारे में बताया है कि ज़्यादा, जैसे उसको भी डिपेंड करता है कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, उस जैसे एग्जामिनेशन अगर आपके पास है या और भी चीज़ें हैं, तो किस तरह से उसको मंगाना है, मंथली प्रिक्योर करना है या वीकली करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन पे। फिर आता है स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन हमेशा सेशन के एंड हेलो। में। जी सर। हेलो सर, बताइए। हाँ। दो चीज पूछनी मुझे। एक तो हमने मेस्टोल के थ्रू लेबर को पेमेंट करी, एक चीज तो वो है। जी। और एक चीज ये है, मान लीजिए हमने बिजली का कोई काम करवाया, तो बिजली वाले का बिल जो है, जिससे हमने बिजली का सामान खरीदा उसी ने बाकायदा बिल बना के भेजा। तो जो बिल बना के भेजा उसके लिए स्टॉक में एंट्री करेंगे, तो वो किस वेजेस के हेड अलग बनाएंगे, वेजेस का, लेबर चार्जेस या वेजेस का? आप चाहो तो एक पेज उसके लिए बना सकते हो, आप वहां से भी कर सकते हो आप उसको। जी। जैसे अच्छा, जो जैसे मेस्टोल वाली पेमेंट है। हाँ सर, देखिए कोई भी चीज, मेरा ये मानना है अगर वो स्कूल में परचेज की गई है और उसका बिल आपके पास आया हुआ है, तो उसको स्टॉक एंट्री होना चाहिए। जैसे मान अच्छा, लीजिए कि आप लोग जैसे जी बताइए। जो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो बिल जो किसी फर्म है, उस फर्म ने जो है हमें सर्विस भी दी है और हमने उससे सामान भी लिया है, दोनों चीजें हैं। तो वो सर्विस चार्ज का बिल भी दे देगा और हमें सामान का बिल भी दे देगा। लेकिन सामान हमने किसी और से खरीदा और लेबर हमने वैसे ही लिया है, इंडिविजुअल, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो उसे हम मेस्टोल से पेमेंट करते हैं। तो वो जो हाँ मेस्टोल से हम पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री का, उसका तो स्टॉक में कैसे करेंगे उसको? कर सकते हैं आप, एक कॉलम उसका भी बना लीजिए। भाई कहने का मतलब है कि उसका बिल अगर आया है या आपने मस्टोल बनाया है आपने, देखिए सर ये जी।
ये चीज, ये जो आप बात पूछ रहे हैं, इस तरह की बातें आई थी, मेरे सामने भी आई थी कि मतलब हमने ये कहा कि सर ये कोई आर्टिकल तो है नहीं, हम क्यों एंट्री करें। तो उन्होंने यही बताया कि सर कोई भी चीज़ अगर बिल वाउचर के साथ आ रही है, उसको पेमेंट किया जा रहा है, तो आपको एंट्री करने में क्या जा रहा है। अगर आप उसको एंट्री करते हैं नहीं, उसी, हाँ जो जो बिल बिल वाउचर वाला जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो सर्विसेज का बिल दे देता है उसको तो एंट्री हो गई। लेकिन फिर जैसे मेस्ट्रॉल वाली पेमेंट है, ये क्या करते हैं, उसके उसको आरटीजीएस वगैरह करके और उस मेस्ट्रॉल को और उनके जो मतलब डॉक्यूमेंट हैं उसके साथ ही वाउचर फाइल में लगाते हैं एज इट इज। उसको जो वाउचर फाइल है मान लीजिए वीवीएन की, तो मेस्ट्रॉल वगैरह सब उसी में लग जाता है, तो उसको स्टॉक में उसको भी लेना होगा हमें। ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है सर। आप नहीं भी लेंगे तो भी वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन मेरा मानना है उसको भी स्टॉक में लीजिए आप। क्योंकि जो ऑडिट जब प्रोसीजर सर होता है, जब ऑडिट आता है, तो ऑडिट बिल वाउचर की फाइल ही मांगता है पहले। और वो क्या करता है, जब बिल पलटेगा तो किसी जगह पे मान लीजिए आपने मस्ट्रोल में समथिंग 50,000 का पेमेंट किया है, ठीक है सर, तो अब वो कहेगा कि इसकी स्टॉक एंट्री कहाँ है, या अगर नहीं अच्छा, किए तो उस पर ऑब्जेक्शन वो कर सकता है। तो आप कर सकते हैं सर, क्या दिक्कत है आपको। नहीं, एक, यहाँ जो प्रक्रिया चलती है स्कूल में, मेस्ट्रोल वाला जो बिल है उसकी एंट्री स्टॉक में नहीं कराते, तो और मत अगर करिए। कोई वैसा बिल आता है उसकी कराते हैं। हाँ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपने पेन से जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको एंट्री में रखिए आप। भाई आपने सर देखिए, आपने मस्टोल बनाया, आपने पेमेंट करके दे दिया, वो चला गया ऑफिस में, आपके पास कोई रिकॉर्ड बचा उसका। चलो, मेस्ट्रोल मैंने नहीं बनाया, अब मैं बना रहा हूँ, वरना भाई ऑफिस आप, वाले ही बनाते थे भाई आपने और बनाया, ऑफिस वाले ही अपने पास रखते थे। जी जी, जी, अब मैं कर रहा हूँ तो मेरे सामने इश्यू इसलिए आया कि क्योंकि मेरे सामने चीज़ नहीं है, तो मैंने मेस्ट्रोल बना करके और उनका जो पेमेंट हुआ है, उसका जो पेमेंट का जो रसीद है या जो भी चेक है या जो भी उसकी फोटो है, उसको ही रख लेते हैं वाउचर फाइल में, जिस भी हेड से इन्होंने पेमेंट किया, चाहे वो बीवीएन से हो सर वो तो अपनी इससे हो। वाउचर फाइल में रखेंगे रखेंगे। आप कोई जी भी एसेट, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वही तो एंट्री करके आप ऑफिस में ही दे देते हैं। जी, तो एंट्री करके बस। आपके पास तो स्टॉक एंट्री में उसकी डिटेल होती है ना, कि इस फर्म से खरीदा गया, किस डेट में खरीदा गया, कितने बिल नंबर से जी खरीदा जी गया। तो अगर आप मस्टोल पेमेंट को भी आप दे दे रहे हैं ऑफिस में, तो आपके पास तो कोई जी डिटेल नहीं होगी। जी। तो हाँ, उसका मेरे पास कुछ नहीं है। तो अगर मेरा मानना है, अगर उसको स्टॉक एंट्री की जाए तो गलत नहीं है, वो कर सकते हैं आप। बाकी जैसा स्कूल आपको तो उसे करना भी है। उस नहीं, उसमें भी हम एक लेबर चार्जेस का, सर्विस चार्ज का, वेजेस का एक हेड बना लें, हाँ कर कंज्यूमेबल सकते हैं। वाले में, और उसमें कर लें उसको। हाँ कर, बिल्कुल कर सकते हैं, बना सकते हैं सर। फिर ये जो ठीक फिजिकल है। वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, हर साल सर 31 मार्च के सर पहले ही, सर बताइए मैम। सर मेस्ट्रोल की एंट्री हम एमएनआर में कर सकते हैं फिर तो, बिल्कुल कर अगर हम सकते हैं, लेबर। उसका आप हेड बनाइए, ठीक जिस चीज़ का हेड उसे बनाइए आप। ठीक है सर। हाँ फिर ये मैं बात करता हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन की। तो सेशन के अंत में, मार्च महीने में या मार्च के एंड में, कमेटी बनाई जाती है वेरिफिकेशन की। आपके डिपार्टमेंट के लिए भी 2 या 3 टीचरों की कमेटी बनेगी, और इसमें अपने स्टॉक को आप वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ों को। तो आप मतलब कहने का मतलब, आपके पास स्टॉक में जितनी भी चीज़ें हैं, सबकी एक लिस्ट बनती है स्टॉक वेरिफिकेशन के फॉर्म में, और वहाँ पर आप उसको वेरीफाई करेंगे वो चीज़ें हैं कि नहीं। अगर वो चीज़ें ब्रोकन है, टूट गई हैं, या वर्किंग में है, तो सारा स्टेटस में लिखना होता है। और जो चीज़ें जिसकी लाइफ पूरी है या वो ब्रोकेजेज है, उसको हटाना है, तो फिर वो कंडमनेशन के लिए आप जाते हैं। तो ये मतलब इसका एक वेरिफिकेशन है, प्रोसेस इसका, ये चीज़ें करनी होती हैं। ये जो, सर एक क्वेश्चन है। सर जैसे कि हमारे डब्ल्यू के अंदर सर कुछ सामान ऐसा पड़ा है जिसकी स्टॉक एंट्री सर हमें मिल ही नहीं रही है, हमने काफी कुछ चेक किया बट मिल ही नहीं रही है वो। ओके, तो उस केस के अंदर हम क्या करें? सर उस केस के अंदर आप अपने ऑफिस की हेल्प लीजिए, और वो देखिए वो क्या जी। चीज़ है वो। अब ऑफिस मैं बता एक्चुअली रहा सर हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ मशीन है एक सर, वो धार बनाने वाली या शार्पनर हम कहते हैं ना, जो हाँ मशीन हाँ मोटर हाँ लगी हुई हाँ होती हाँ, है, ठीक है ठीक है। वो वाली चीज है, बट उसकी सर एंट्री कहीं नहीं मिल रही है। पूरे मतलब सारे पुराने स्टॉक रजिस्टर देख लिए, उसमें भी नहीं मिल रही है। देखिए स्कूल में एक जो इस तरह के रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, या तो बिल वाउचर फाइल होती है, या तो कैश बुक होती है। तो कैश बुक तो हमेशा अवेलेबल होती है,
अगर ये पता चल जाए कि ये किस सन से है यहाँ पर है, तो आप उसको ढूंढ पाएंगे आसानी से। सर इसके ऊपर तो कहीं कोई ईयर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। भाई वहाँ पे पुराने स्टाफ हैं कोई? कोई भी नहीं है सर, जो अकाउंट सेक्शन वाले थे वो दोनों रिटायर होके चले गए, नहीं, अब अकाउंट्स खाली नहीं, पड़ा है। कोई टीचर पुराना वहाँ पर जो हो, बहुत दिन से स्कूल में पोस्टेड हो। नहीं सर, मतलब मोस्टली जो टीचर थे इस बार थे वो सब ट्रांसफर हो गए, उनका भी जो तो पुराने थे मेरा वो भी। कहने का मतलब है कि अगर ऐसी चीज मिलती है तो उसको हाँ। ढूंढने का तरीका है, उसका बिल आपको मिलेगा जब मान लीजिए वो आज के 15 साल पहले खरीदी गई, तो जी 15 साल पहले का भी स्टॉक रजिस्टर जरूर इस स्कूल में होता है। तो लेकिन अब ये सर, मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि वो चीज कब खरीदी गई थी, कब कैसे ली गई थी। सर स्टॉक रजिस्टर तो 2 बार पूरे देख चुका हूँ, बट कुछ कुछ एंट्रीज है, सर जैसे कि हमारे पास 4 बड़े स्पीकर हैं, हम तो समझ उसमें गए से सर। 2 की एंट्री मिली, 2 की नहीं मिल रही है। अब जो चीज नहीं मिल रही है सर वो कहीं ना कहीं तो होगी। जैसे नया नया स्कूल खुलता है तो एक ही रजिस्टर होता है पूरे स्कूल के लिए, कि उसमें जो हाँ। भी आ रहा है, केमिस्ट्री का सामान आ रहा है उसी में एंट्री कर लिया, फर्नीचर आ रहा है उसी में लिख लिया, डब्ल्यू का आ रहा है उसी में लिख लिया। बाद में फिर क्या होता है, हम्म, जब सामान ज़्यादा होने लगता है तो उसको अलग अलग बाइफरकेट कर दिया जाता है। तो वो पुराना रजिस्टर अच्छा। कहीं रखा होगा, उसको नहीं किसी ने ध्यान दिया होगा। तो अगर ऐसी बात है तो आप उसकी एक वैल्यूएशन करा करके आप उसको कंडेमनेशन के लिए जा सकते हैं। या बट वही है सर, कंडेम करवाने के लिए उसकी एंट्री मिलना भी जरूरी है नहीं ताकि सर, उसमें अनऑफिशियली है कि अगर वो नहीं सब कुछ मिल रहा है उसका, तो ऐसे ही वो स्टॉक में नहीं है कहीं। लेकिन कल को अगर कोई उसकी एंट्री मिल गई अगर आपके पास, तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी। तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप उसको गेस करिए कितने साल पुराना हो सकता है। अगर 10 साल हम्म, पुराना है, 10-12 साल पुराना है, तो आपको हम्म। बिल वाउचर तो पता नहीं फाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन कैश बुक आपको जरूर मिलेगी। उस कैश बुक से आप उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे कहीं एंट्री की हो या बिल वाउचर में कहीं दिख जाए। वो नहीं दिख रहा है तो उसको फिर आप ऐसे ही कंडम करा सकते हैं, लेकिन कंडमनेशन प्रोसेस में डाल के ही खत्म करिएगा सर आप उसको। एक्चुअली सर वो क्या है कि हमारा जैसे कि जो टेबल लगा हुआ रहता है, टेबल के साथ अटैच है वो पहले से ही, जैसे कि सर अगर मैं इसमें दिखा सकता हूँ सर वीडियो से। हाँ, ये देखिए सर, ये 1 मिनट में देखता हूँ सर, रुक जाइए आप अपने। हाँ 1 मिनट सर। हाँ, अच्छा ये चीज़ आपकी है, जस्ट अ मिनट। ये टेबल के साथ ही अटैच है और इसकी एंट्री नहीं मिल रही है। सर और ये बाहर दिख भी जाए, अगर ऑडिट टीम आए वो अगर पूछे सर इसकी एंट्री बताओ कहाँ है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती तो है। आप उनको बताइए कि सर एंट्री नहीं है, लेकिन ये चीज़ मेरे पास है। और जब तक आप विद्यालय में अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप उसको सुरक्षित रखिए। और इसको अभी लग यूज तो करते हैं सर, धार वार बनाने के लिए यूज किया ही हाँ, जाता तो है आप इसका अभी उसको, भी। मैं तो कह रहा हूँ उसको यूज़ करिए आप। एंट्री होना ना होना तो चलिए, चीज़ आपके पास है ना ये चीज़ सर, और आप इसके साथ हाँ। काम करिए। अब जब लगता है कि ये यूजलेस है तब आप उसको प्रोसेस में लाके हटा दीजिए आप, जो भी नहीं, उसका। अगर ऑडिट टीम आए अगर क्वेश्चन पूछे तो हम उनको ये तो बता ही तो सकते हैं उनको ना बोलिए कि कि सर इसकी एंट्री तो। अभी फिलहाल मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ सर, मेरे यूज़ की चीज़ है ये, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ओके सर। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। फिर ये इसमें मैंने बताया जो एक्सेस आइटम जो होते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन में, उनको और जो शॉर्टेज है उनके बारे में लिखा जाता है। तो एक्सेस अगर होता है तो वो भी रखना थोड़ा सा गलत होता है। तो उसको भी किसी तरह से जो प्रोसेस होगा उसका, या तो उसको मतलब एंट्री की जाएगी उसके नियम था। लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं है, एक्सेस है तो उसको हटा दिया जाता है वो चीज़ें। लेकिन जो शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज के लिए फिर आर्टिकल 147 इसका है। इसमें पूरा इसका प्रोसेस दिया हुआ है कि शॉर्टेज में क्या करेंगे। वो थेफ्ट था कि लॉस हुआ या ब्रोकेज हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्टॉक होल्डर ही होता है, ये आप समझ लीजिए। देखा है इसमें, देखिए ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड ऑन द स्टॉक होल्डर। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके बाद फिर उस पर और इंक्वायरी होगी कि वो चीज़ें कहाँ गई, किसके थ्रू टूटी, बच्चे ने तोड़ा या टीचर ने तोड़ा या आपने तोड़ा या कहीं पे जो भी है। तो उसकी जो भी मार्केट प्राइस आज की डेट में होगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों देखी जाती है उस चीज़ की। और विच एवर इज़ हायर, जो हायर होगा वही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उस समय वो 10-10 रुपए की थी, आज वो 100 रुपए की, तुम 10 रुपए में काम चला लेंगे। जो केवीएस का रूल कहता है कि वो जो ज़्यादा होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी वो नई चीज़ लेनी पड़ेगी आपको उसके लिए। और बाकी और भी इसमें प्रोसीजर है, लेकिन इस तरह के प्रोसीजर या इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। वो चोरी ना दिखाई जाए, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है चीज़ें। आप शुरू से सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है।
और फिर और भी इसमें है, कोशिश करिए कि थेफ्ट केस हो ही ना स्कूल में। और इसके बाद में जो लॉसेस या ब्रोकेज या जो कंडमनेशन के लिए चीज़ें जाती हैं, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी वीएमसी जो होती है उसके पास जो पावर है वो 2 लाख रुपए पर ईयर तक की कंडमनेशन पावर है उसके पास। अगर आप जो कंडमनेशन के लिए जब लिस्ट बनती है स्टाफ वेरिफिकेशन के बाद, तो देखा जाता है कि पूरे स्कूल में हर डिपार्टमेंट का मिला करके कितने रुपए का सामान हो रहा है। तो अगर वो आर्टिकल 2 लाख रुपए के अंदर है तो वीएमसी कमेटी के थ्रू उसको हम लोग कंडमनेशन प्रोसेस में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको आपको रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने ये चीज़ कर ली है। अगर ये 2 लाख से ऊपर है तो वीएमसी में अप्रूव होने के बाद ये आरओ में भी अप्रूवल के लिए जाएगी और उसको डिप्टी कमिश्नर ही अप्रूव करते हैं। तो ये शायद सर ये 4 लाख हो चुका है ना? तो 4 लाख में वो आरओ जाएगा सर, वो अप टू शायद 7 नहीं, लाख तक रीजनल ऑफिस में 7 लाख से ऊपर भी हेडक्वार्टर में जाता है। एक्चुअली यहाँ हमारे प्रिंसिपल मैम बोली कि अब 4 लाख हो गया है तो आप अपना सामान बढ़ा सकते हैं, ऐसा बोली थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप उसका एक तरीका, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आरओ वो जाए तो 1 साल में 2 लाख करा लीजिए, अगले साल फिर 2 लाख करा लीजिए। और लेकिन बेस्ट है ये है सर। कि सर एक बार में आप रीजनल ऑफिस भेजिए, वो करते हैं कंडमनेशन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम लोग का एजी ऑडिट होता है या मास लेवल पर जब पूरे स्कूल का ऑडिट हो जाता है तो रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर को रिपोर्ट सबमिट करता है, और उसमें अगर रिपोर्ट में निकल करके आता है कि कंडमनेशन प्रोसेस बहुत सारे स्कूलों में नहीं हुआ है, तो कभी कभी हेडक्वार्टर भी रीजनल ऑफिस को, रीजनल ऑफिस को पावर देता है कि आप 7 लाख 8 लाख तक का सामान कंडम कर सकते हैं। ऐसा एक्सेप्शनल केस में होता है। जैसे मैं पटना रीजन में था, वहाँ पर कंडमनेशन कई सालों से हुआ ही नहीं था, तो वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको रिटर्न में हेडक्वार्टर ने परमिशन दी थी कि आपके पास जितने भी कंडमनेशन आर्टिकल हैं, अगर वो लिमिट से क्रॉस भी कर रहे हैं 4 लाख 7 लाख 8 लाख तक, तो आप उनको कंडम करा सकते हो। उस लेटर के बिहाफ पे उन्होंने पूरा कंडमनेशन करवाया था। तो वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे, लेकिन जो जो रूल बाई लॉज बना हुआ है कि 2 लाख रुपए तक का आर्टिकल जो हमारा है वो ऐसे कंडमनेशन होगा। बाकी उसके और भी चीज़ें इसमें है, वीएमसी से अप्रूव्ड होगा। फिर जब ये कोई भी चीज़ें जब बेची जाती हैं कंडमनेशन के बाद रद्दी में, तो उसकी 5% वैल्यू कोशिश की जाती है कि उसकी वैल्यू जमा हो। तो अगर 2 लाख रुपए का आइटम है तो 500 रुपये कम से कम वो जमा होता है वहाँ। और उसके लिए भी अगर परमिशन जब आ जाती है वहाँ से कि आप कंडमनेशन करिए आप, उसके बाद भी तुरंत ऐसा नहीं होता, उसको फिर पेपर में पब्लिश करना होता है हमको कि हम ये चीज़ें अपनी कंडमनेशन करना चाहते हैं। तो उसमें फर्म बुलाई जाती है, कबाड़ी वाले या जो भी फर्म उसको खरीदना चाहती है। जैसे कंप्यूटर आर्टिकल जेम के थ्रू जाता है, वो रीसाइकिल के लिए जाता है, उस चीज़ को वो लोग रीसाइकिल करते हैं। तो इसी तरह से ये 3-4 फर्मों को बुलाएंगे आप, फिर वो सारी चीज़ें एक डेट उनको दी जाएगी, उस डेट में सारी जो कंडम की हुई चीज़ें एक जगह रखी जाएंगी, फिर वहाँ उनकी बोली लगेगी, मिनिमम वैल्यू बता दी जाएगी कि ये वैल्यू थी, इसके हिसाब से आप लोग बोली लगाइए इसकी। तो जो जितना ज़्यादा मैक्सिमम कोट करेगा उसको उसके हिसाब से बेच करके उसका पैसा अकाउंट में जमा होता है, और ये इसकी सारी रिपोर्ट बनती है। इस रिपोर्ट इतना प्रोसेस होने के बाद में फिर प्रिंसिपल एक लेटर जारी करते हैं कि ये प्रोसेस के बाद ये कंडमनेशन प्रोसेस किया जा रहा है और सभी स्टेक होल्डर इस चीज़ को हटाएं अपने डिपार्टमेंट से। तो वो रिटर्न ऑफ में वो एंट्री की जाती है, वहाँ पर लेटर नंबर और सो जो भी डिटेल डाली जाती है। तो ये पूरा कंडमनेशन का एक प्रोसेस है। बाकी ये सारी चीज़ें सर आपको एनुअल अकाउंट कोड और एजुकेशन कोड में पूरी दी हुई है। मैं आपको दोनों चीज़ें शेयर कर दूंगा, वैसे आप नेट पर डालेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बाकी इसमें और भी है, 87B था, डिस्पोजल ऑफ गुड्स के बारे में बताया हुआ, जो मैं आपको बता रहा, सारा प्रोसेस वही है इसमें। और सर क्या बोले थे, एनुअल अकाउंट कोड और दूसरा एजुकेशन कोड? ओके सर। अकाउंट कोड फाइनेंस से रिलेटेड है, एजुकेशन कोड हमारा पूरा स्कूल के प्रोसेस से रिलेटेड है। मतलब उसमें सुबह मॉर्निंग असेंबली से लेके और स्कूल से घर जाने सब कुछ में दिया हुआ है, प्रेयर वगैरह सब कुछ में दिया रहता है सारा। इवन उसमें कौन सी बुक्स लाइब्रेरी के लिए रिकमेंड की गई, सारी चीज़ें दी हैं अकाउंट कोड में, एजुकेशन कोड में। फिर इसमें और भी है, मोड ऑफ डिस्पोजल 187C है, 187D में जाएंगे तो डिस्पोजल थ्रू द एडवर्टाइजिंग टेंडर्स है, डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन है, डिस्पोजल स्क्रैप वैल्यू एंड अदर मोड्स, लॉस एंड ड्यूज। अब ये सारा मैंने बहुत ज़्यादा करते तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक होता, लेकिन ये आप जान लीजिए ये सब 187 के रूल में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर इसका फॉर्मेट हो तो एक बार सर दिखा दीजिए थोड़ा। मैं जरूर सबको दिखा देता हूँ। ये मैंने
स्कूल के अकाउंट कोड से ही लिया हुआ है। मैं आपको एक मिनट में दिखा देता हूँ। देखिए ये तो दिया हुआ है, ये जो हमारा ये केवीएस का, सॉरी, ये अकाउंट कोड है। इसमें जो अमेंडमेंट बार बार होते हैं वो आते रहते हैं इसमें। इसके अलावा आपको मैं दिखा दूं, और ये हमारा एजुकेशन कोड है, इसकी भी कॉपी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। एजुकेशन कोड है, ये पूरा 409 पेज का है। ये पहली कॉपी जो बनी थी वो कॉपी है ये। इसमें भी बाद में अमेंडमेंट सारे आए हैं 2012 से 14 में, तो वो सारे अमेंडमेंट आपको मिलेंगे नेट पर। और जो चीज़ें मैं आपको भी बता रहा था वो भी इसी से लिया हुआ है ये तो प्रोफार्मा है लास्ट कंडमनेशन थेफ्ट के केस के। ये CS47 है जो भी इसमें बात हो रही थी, जो लॉस होते हैं सारे उसको कैसे हम लोग दिखाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनती है, वो सारी इसमें दी है। ये सब अकाउंट कोड और एजुकेशन कोड का ही पार्ट है। ये CS48 है, इसमें हम लोग ब्रोकरेज आर्टिकल की डिटेल बनाते हैं। और ये CS49 है, आर्टिकल रिकमेंडेड फॉर द रिटर्न ऑफ कंडमनेशन के लिए जो फॉर्मेट जाता है वो दिया हुआ है ये। और इसके बाद में फिर है तो ये सब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स है, वो भी मैं ढूंढ दे रहा हूँ कहाँ गया ये टॉपिक तुम्हारा। ये आर्टिकल्स की लिस्ट है, ये आपने मनीष सर ने आपको बताया होगा। जो क्राफ्ट इक्विपमेंट जो हमारे हैं उनकी लाइफ दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है। सॉरी, ये मतलब गैजेट की लिस्ट है जो खरीदी जा सकती है। इसके लाइफ इसमें नहीं दी हुई है, ये तो आर्टिकल की लिस्ट दी हुई है। सॉरी, ये क्वांटिटी दी हुई है इसकी। वो चीज मैं जो ढूंढ रहा हूँ, चलिए वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे पास वो बना हुआ है, जहाँ से मैंने पीपीटी बनाई है वहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। जी सर, प्लीज डू शेयर। ओके। और फिर ये स्टॉक रजिस्टर तो सभी ने देखा ही है। इसमें इसके क्या क्या इसमें फॉर्मेट्स होते हैं देख लीजिए आप। स्टॉक रजिस्टर इस फॉर्म में आपको दिखता है अभी। जब एंट्री आप करते हैं, देखिए यहाँ पर डेट में कंफ्यूजन होता है लोगों को कि बिल कटा है 10 तारीख का, सामान आपके पास 15 तारीख को आ रहा है। तो यहाँ पर आप प्राप्ति रसीद में 15 तारीख की डेट डालेंगे, किससे लिया है वो डालेंगे, बिल नंबर और डेट यहाँ डलेगी। अगर कोई बिल आपको कभी कभी ऐसा मिलता है जिसमें बिल नंबर ही नहीं होता है, बहुत इमरजेंसी में चीज़ें खरीदी गई हैं, तो बिल नंबर उसमें नील लिखेंगे आप, नील ऑब्लिक डेट डालेंगे आप उसमें, कितनी क्वांटिटी में आया है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ की जो आर्टिकल है उसका नाम लिखने की जगह नहीं होती है, तो हर आर्टिकल के लिए एक नया पेज बनता है। जैसे आपने अगर बल्ब खरीदा तो बल्ब का एक पेज बनेगा, अब कितने बल्ब खरीदेगा यहाँ एंट्री होती चली जाएगी आपकी, मतलब इसका। सर मिश्रा सर, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे भी पूछना भी चाह रही थी और बताना भी चाह रही थी। जैसे हम थोड़े प्लम्बिंग के बहुत सारे आर्टिकल्स खरीदते हैं और बिल एक होता है, तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल में हेडिंग डाल सकते हैं प्लम्बिंग आर्टिकल्स, और फिर उन सबको एक ही पेज पे चढ़ा सकते हैं, है ना? जैसे ये है ना कि ऊपर में आर्टिकल का नाम लिखा जाता है, किस आर्टिकल के लिए पेज खुला हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है कि प्लम्बिंग का सामान में ढेर सारा सामान, तो आप चाहो तो जो आर्टिकल जैसे जहाँ पर क्वांटिटी की जगह बनी हुई है, यहाँ पर जैसे आपने लिखा कि मतलब एल्बो है, तो एल्बो लिखा क्वांटिटी में 2, उसी के नीचे जरा सा छोटा लिख दीजिए। फिर मान लीजिए आपने लिखा कि हेलो हाँ बताइए। सर, मैं भी यही पूछना चाह रहा था। हाँ मैं बता जैसे रहा हूँ, अभिषेक इलेक्ट्रिकल से हमने सामान लिया, एक पेज में 25 आर्टिकल है, स्विच वन वे, स्विच मॉड्यूलर, स्विच टू वे। अब उनके अलग अलग पेज बनाएंगे तो फिर तो 25 पेज बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे सर, नियम यही कहता है कि आपको 25 पेज ही बनाने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें बार बार आपके पास परचेज होकर के आएंगी। आप आज काम कराए आपने, मान लीजिए स्विच सॉकेट और आपने वायर और ट्यूबलाइट और फैन, ये सारी चीज़ें मंगाई आप, तो आप अगर उसको एक पेज पे कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन अगर आप उसको आपको 1 महीने में एक बार काम कराए, फिर अगले महीने काम करा रहे हैं, तो आप हर आर्टिकल का पेज बनाइए। ये मतलब रूल कहता है इसका। लेकिन लोग क्या जो करते हैं कि एक चीज को रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जो बार बार होता है ना, तो उसका हाँ, आप कर लीजिए। उसका पेज बनाना है बिल्कुल। और कोई चीज आपको लगती है कि नहीं ये रेयरली कभी आती है, तो आप एक बिल में उसको कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जहाँ संख्या है वहाँ पर आप आर्टिकल की डिटेल आप लिख देंगे, रेट इसका, जो भी इसका टैग सहित वैल्यू आएगी, फुल क्वांटिटी हो गई। और इसके बाद में फिर नीचे आप सेकंड पेज में जाएंगे आगे जब, तो डेट दी हुई है यहाँ पे, किस डेट में ये इशू की जा रही है। ये सेकंड पेज इशू का शुरू होता है। और फिर ये बैलेंस कितना बचा। अब ये देखिए रिटर्न ऑफ वाला पेज है, अगर आपको कंडमनेशन कराया है आपने, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप इसमें डालेंगे, लेटर नंबर क्या होगा और कितनी क्वांटिटी राइट ऑफ की गई, बैलेंस स्टार, टीचर सिग्नेचर, प्रिंसिपल, और ये रिमार्क सारा इसमें आएगा। मिश्रा सर, थोड़ा अनुरोध है आपसे कि ज्यादातर मैं देखती हूँ कि ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग वाले हैं, ये पार्टिसिपेंट्स ग्रुप में भी पूछते हैं कि हमें कैसे डिफाइन होगा ये कंज्यूमेबल आर्टिकल है, नॉन कंज्यूमेबल। तो थोड़ा सा इस पर देखिए, इस पर हम बता देते हैं कि आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए कि कौन सी चीज़ वन टाइम यूज़ की है, कौन सी चीज़ बार बार यूज़ की जानी है। ठीक है, अब तो केवीएस ने एक फ्रीडम दे दी हम लोग को कि अप टू 2000 तक के आर्टिकल को हम डायरेक्टली कंडेम कर सकते हैं बिना किसी प्रोसेस के, है ना। तो उसके लिए ये चीज़ है कि आप जो आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, उस आर्टिकल को आप देखिए कि वो क्या हो सकता है। जैसे कोई एग्जांपल है, बताइए, मान लीजिए हमने अगर एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा या हमने टेस्टर खरीदा, तो लोग क्या करते हैं, टेस्टर को कंज्यूमेबल में लिख करके कंज्यूम दिखा देते हैं। क्या ये लिखना सही है? नहीं। नो सर। वो तो 10 रुपए की चीज़ है, 15 रुपए की चीज़ है, लेकिन उसको बार बार यूज़ की जानी है। और वहीं आप एक एलईडी ट्यूबलाइट खरीद करके लाए, तो वो क्या वो कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है? आपको क्या लगता है? देखिए सर, जहां तक मेरा विचार है व्यक्तिगत, कि जो चीज ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, जो जल्दी कंज्यूम होकर खत्म हो सकती है, उसको हम कंज्यूमेबल में डालते हैं। जैसे कांच के आर्टिकल है ना। अब जैसे कांच के आर्टिकल में टीवी है, वो भी कांच का है, बट हम उसको नॉन कंज्यूमेबल में डालते हैं क्योंकि उसका एक लाइफ स्पैन है। क्रॉकरी है, वो कभी भी गिर के टूट सकती है, तो उसे कंज्यूमेबल में। तो ये हमारी जुरिडिक्शन होता है। और जैसे कि आपने पेचकस बोला, तो वो उसका मेटल का चीज है वो। तो जो चीज मेटल है, उसकी लाइफ ऑब्वियसली अगर स्कूल के अकाउंट कोड में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो लाइफ चल सकती है उसकी, तो हम उसको नहीं एकदम से कंडेम कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब ये देखिए, अब मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ किस तरह की आपको लगता है। अगर कि वो चीज़ वन टाइम यूज़ हो रही है, या कोई चीज़ आई और उसको कहीं आपने फिक्स करवा दिया। भाई आपने अगर मान लीजिए, जैसे सपोज करिए आपने एग्जॉस्ट फैन मंगवाया, अब एग्जॉस्ट फैन आपके पास आया और वो बाथरूम में लग गया, लेकिन वो नॉन कंज्यूमेबल आइटम है, वो कंज्यूमेबल नहीं है सर वो। और सर उसको स्टॉक में नील कर सकते हैं क्योंकि वो लग गया है। नहीं मैम, नील नहीं करेंगे, है ना। मतलब इनको स्टॉक में मतलब उसमें लिख के नील लिख के फिक्स डेट लिख उसमें सकते हैं ना वो, आप उसमें इशू दिमाग में दिखा नील करके। दीजिए, आप उसमें इशू दिखा दीजिए कि ये तो चीज़। बैलेंस लिखा होता है, बैलेंस में हम उसको नील करके आगे रिमार्क में लिख सकते हैं फिक्स डेट। हाँ, तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसको नील नहीं किया जाना चाहिए, वो स्टॉक में रहेगा। स्टॉक में जी। जब वो चीज़ खराब हो जाए, जल जाए, तब उसको कंडमनेशन प्रोसेस में आप डालेंगे। जी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से अब जो मैंने बातें की आपको, इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है मैं आपको शेयर कर दूंगा। सर, जो जिन आर्टिकल्स का लाइफ हमें नहीं पता चल रहा है उसको कंडेम कैसे करेंगे, कब करेंगे? एक मिनट में आपको लाइव स्पैन दिखाता हूँ किसी भी आर्टिकल का। एक मिनट सर। सर, वो पीडीएफ मैंने देखा है, उसमें सारे आर्टिकल्स तो नहीं है और हो भी नहीं सकते क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं। इसके लिए देखिए, हमारे जो केवीएस ने बहुत कम दिया है, लेकिन एक नवोदय विद्यालय ने एक बहुत लंबी कंडेमनेशन की जो लिस्ट है ना, जो कि वो जारी की है, जिसमें हमारे मेजोरिटी ऑफ आइटम्स है। तो हम थोड़ा उससे भी आइडिया ले लेते हैं, और अगर हमें नहीं पता होता तो कंडेम करते वक्त हम लिख देते हैं लाइफ नॉट फिक्स्ड बाय केवीएस, वो जो कॉलम है नॉट मेंशन्ड बाय केवीएस, और एक हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये लोहे की चीज है, तो इसकी कितनी लाइफ हो सकती है, कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, 6 करते हैं। हाँ, तो यही मतलब मैं पूछना चाह रहा था, अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि अगर नहीं दिया है तो विवेक का इस्तेमाल करके मेंशन
एक बार मेरा सुन लीजिए, जैसे कि किसी चीज़ की लाइफ आपको नहीं पता है, तो आप एक बार वो लिस्ट उठा करके देखिए, क्या उससे रिलेटेड या उससे मिलती-जुलती कोई चीज़ है? मान लीजिए आपको देखिए फिजिक्स के स्टॉक में आपको बैटरी चार्जर मिल जाएगा अभी। है दिया हुआ है, किसी ने देखा है इस लिस्ट को? यस सर, देखा है। बैटरी यस चार्जर सर। दिया हुआ है वहाँ पे? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। या उसमें बैटरी की लाइफ दी होगी, सेल की लाइफ दी होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जी उसमें सर। एम्पलीफायर दिया हुआ है, मेरा मतलब समझिएगा आप, कि एक पीए सिस्टम का एम्पलीफायर दिया है, उसकी लाइफ अगर उसमें लिख रखा है उसने कि ये लाइफ है, और आपके पास कोई उसका एडवांस वर्जन है, कोई एडवांस चीज आई हुई है जो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, वो मिलता जुलता आर्टिकल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये लाइफ भी उसकी हो सकती है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो है कि जब तक वो चल रहा है तब तक उसकी लाइफ है ना। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी लाइफ भी नहीं पता है और वो नई यूज़ में आ रही है, तो आप उसको एक बार रिपेयरिंग के लिए उसको जाइए, आप देखिए क्या उसमें आ रहा है। तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो होगी, अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के 50% से ज़्यादा जा रही है, तो आप उसको कंडमनेशन के लिए डाल सकते हैं। आप जो रिपेयरिंग वाला मैकेनिक है उससे उसके पर्चे पर लिखवा लीजिए कि भाई इसकी बनवाई, ये 10,000 का आर्टिकल है, बनवाई इसकी 6,000 रुपये लग रही है, तो आप उसको नहीं बनवाएंगे, उसको कंडमनेशन में डाल सकते हैं। हेलो सर, तो कोई भी मैकेनिक चलेगा सर, कि या उसका कुछ वो होना चाहिए कि मतलब कोई भी मैकेनिक क्या, ऑथराइज्ड कोई मैकेनिक? आप कोशिश करिए कि ऐसा मैकेनिक हो जिसके पास बिल विल हो, भले ही छपा बिल हो, अपने वो बिल पे हेड पर ही लिख करके दे दे वो चीज़ें। जैसे कंप्यूटर आर्टिकल है, तो कंप्यूटर आर्टिकल के जो डिस्ट्रिक्ट का एनआईसी ऑफिस होता है, वहाँ के जो कंप्यूटर इंचार्ज होते हैं उनसे हम लोग को सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये आर्टिकल हमको कंडेम करना है। वैसे वहाँ की तो कंप्यूटर आर्टिकल की लाइफ ही जो डिप्रिसिएशन वैल्यू 30% होती है ना। और आपको इंजीनियरिंग में ही इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया गया है। आइटम जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अनसर्विसेबल है, इसका हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे हमारा कूलर है या एयर कंडीशनर हमको कंडेम करना है, तो हम ऐसे ही डायरेक्टली कंडेम नहीं कर सकते अगर लाइफ स्पैन फिक्स नहीं है। तो हमें वेंडर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर एंड इट इज़ बियॉन्ड सर्विस, ये सर्विसेबल नहीं है, और वो हमें सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तब हम इसको कंडेमनेशन के लिए दे सकते हैं। और अगर वो आर्टिकल 100-200 रुपए की है और नॉन कंज्यूमेबल है फिर, और उसकी लाइफ लॉक है, लॉक है, लॉक भी हमारे नॉन कंज्यूमेबल्स हैं, लेकिन लॉक ऐसा आर्टिकल नहीं कि हमें रिपेयर कराने का सर्टिफिकेट चाहिए, लाइफ हमें पता नहीं है, तो हम अपने विवेक से, क्योंकि वो लोहे का आइटम है, 5 साल बाद 6 साल बाद, जैसे सर का मिलता जुलता आइटम देखिए लोहे का, देखिए, मैं तो ये आप खोज के उसको निकाला लिख। अभी, देखिए जैसे सपोज करिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वुडन अलमीरा, अब इसकी लाइफ केवीएस ने 20 साल फिक्स कर रखी है। अब आपके पास कोई वुडन की चीज ऐसी है जो अलमीरा की जैसी दिख रही है, उसकी लाइफ आपको नहीं पता है, तो आप इसके थ्रू आप जा सकते हैं। लोहे की अलमीरा दी हुई है, 50 ईयर लाइफ दी हुई है, ब्लैक बोर्ड है, सबकी देखिए लाइफ दी हुई है, तो कोई ना कोई तो मिलता जुलता आर्टिकल आपको मिलेगा, है ना। जैसे बैटरी चार्जर मैंने बताया आपको, फिजिक्स लैब में भी देखते हो मिल जाए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास बैटरी चार्जर है, इन्वर्टर है, या इस तरह की, क्योंकि वो दोनों एक ही कैटेगरी की होती है, ट्रांसफार्मर उसमें भी लगता है, टेक्निकली ये आपको पता है कि वो चीज़ें उसमें वो यूज़ होती हैं, तो आप वहाँ पे वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसकी लाइफ ये हो सकती है। बाकी जैसे मैम ने बताया, अगर लाइफ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हैं आगे कि इसकी लाइफ डिसाइडेड नहीं है ना। लेकिन इसमें आपको एज में 10, जैसे एमीटर वोल्ट मीटर देखिए दिया हुआ 10 साल की लाइफ है ना। तो अब आपके पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की लाइफ नहीं पता है आपको, तो आप 10 साल इसका एज्यूम करके चल सकते हैं आप। तो ये कहने का मतलब कि आप थोड़ी सी चीज़ें भी देखिए, सोल्डरिंग आयरन की लाइफ 2 साल दी हुई है, देखिए यहाँ पर लगभग। वैसे बैटरी क्लैंप है, सायरन की लाइफ दी हुई है। अब सायरन की लाइफ आपको पता है, अब आप मतलब ढूंढ रहे हो, डोरबेल की लाइफ आपको नहीं पता चल रही है, तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मिलते जुलते आर्टिकल। टीवी सेट देखिए दिया हुआ 10 साल की लाइफ है, रेडियो सेट 10 साल की लाइफ है। तो इससे ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम है, टेप रिकॉर्डर है, सीडी प्लेयर है, एम्पलीफायर है, सबकी 10 ईयर लाइफ होगी, क्योंकि ये सब उसी से मिलते जुलते आर्टिकल हैं सर। तो मिश्रा सर, हम लोग 4:15 या 4:20 पर जो क्लोजिंग सेरेमनी की, तो हाँ आप ध्यान रखिए सर। हेलो
हाँ सर बताइए। जैसे मान लीजिए एसी मंगाया हमने और एसी फिट करवाया, तो उसमें सर्विस चार्ज भी अलग से दे रखे हैं उसने, मान लीजिए उसकी अपनी जो भी उसकी मेहनत है, जी और जो उसका दाम है वो भी उसने एक साथ में दे रखा है। जी। तो जो सर्विस चार्ज है उन्हें अलग से चढ़ाया जाएगा, तो फिर वो बिल बिल टैली कैसे होगा, या वो उसी के साथ ही चढ़ेंगे? अगर सर्विस चार्ज जो बिल में दिया हुआ है, अगर उसका सर्विस चार्ज, जी, तो उसमें बिल में साथ में मान चढ़ा लीजिए दीजिए आप। उसे साथ में चढ़ा देंगे ना, ताकि बिल भी टैली हो जाए कि भाई हाँ इतना कॉस्ट उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है अगर कि उसके आपने उसके अगर आपने पेज वाइज हेड बना रखे हैं, सर्विस चार्ज का अलग पेज बना रखा है, वहां चढ़ा दीजिए आप। हाँ, उसमें फिर बिल का जो टोटल अमाउंट है फिर वो स्टॉक पे डिफर होगा, फिर दो जगह से मैच करना पड़ेगा। जी भाई जो अमाउंट बिल बिल में आया है, मान लीजिए 25,000 का एसी है और 1,500 रुपए उसकी फिटिंग कॉस्ट है लगाने की, तो आप उसमें मान लीजिए हमारे पास 26,500 रुपए का एक मुश्त बिल आ गया। अब यदि हम उसे एक जगह लिखते हैं तो हमें ये फायदा है, बाद में अगर हम टैली करें बिल वाउचर से इतने का पेमेंट हुआ था तो वहां से हो जाएगा। लेकिन अगर हम सर्विस चार्ज अलग रखेंगे उसके और उसकी कॉस्ट एसी की अलग रखेंगे, तो फिर वहां से दो जगह से टैली करना पड़ेगा ना, फिर बिल नहीं, तो बिल सर्विस में बाद चार्ज में। क्या मतलब, उसका रिपेयरिंग चार्ज बता रहे हैं आप कि वो बिल का सर्विस नहीं, चार्ज अलग? जैसे जैसे कोई आया, हमने उसे मान लीजिए बैटरी इन्वर्टर ही ले लिया, तो वो जब उसे लगाएगा फिट फिट करेगा, उसका अपना जो भी वो बैठेगा उसका जो है, या कोई भी चीज है अलग से रिपेयर हो रहा है तो उसका तो अलग बना रखा है हमने। मान लो जैसे खाली रिपेयरिंग हुई तो रिपेयरिंग का हमने अलग बना रखा है वेजेस का। लेकिन जब कोई नई चीज हमने खरीदी और वो उसे असेंबल करके आया, तो उसने कहा कि भाई इतना हमारा जो है फिटिंग कॉस्ट होगा या असेंबली का हम इतना लेंगे, तो उसे बिल के एक साथ ले सकते हैं ना, कि वो एक साथ ही अमाउंट आया है। ले एक साथ ले सकते हैं सर, बिल्कुल। ठीक, तो अच्छा बैटरी, एक तो बैटरी है ये 9 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, मतलब 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए तक। एक बैटरी है कि इन्वर्ट इसको कंज्यूमेबल में रखिए आप। एक बैटरी है, हमने इन्वर्टर जो सेट सेट खरीदा। इन्वर्टर तो नॉन कंज्यूमेबल है क्योंकि वो 7 साल कम से कम हाँ, चलेगा। इन्वर्टर और की उसके बैटरी भी साथ हमने कंज्यूमेबल नहीं होगी सर, नॉन कंज्यूमेबल होगी। जो जो इन्वर्टर की बैटरी 200 एम्पियर की 12 वोल्ट की है, जी 12,000 रुपए के आसपास, तो उसकी भी एक 2 साल का लाइफ स्पैन जो गारंटी देते हैं, कम से कम हाँ, 2 साल की तो गारंटी वही देते हैं। जो लेते हैं बिल्कुल। तो इसका इसका लाइफ स्पैन बैटरी का कहीं दे नहीं रखा इन्होंने। तो अगर हम नेट पे भी जाए ना, अगर हम नेट पर सर्च करें तो बैटरी कंज्यूमेबल दिखाता है। देखिए, तो जिस चीज का लाइफ स्पैन जिसकी गारंटी दी होती है, तो आप सोच के चलिए कि जिसके लिए गारंटी दी है उसको हम लोग कभी भी कंज्यूमेबल में नहीं डालते। एक बैटरी होती है सेल वाली बैटरी, उसके लिए कोई गारंटी आपको नहीं मिलती बिल में। वो तो रिचार्जेबल ही नहीं है। हाँ, तो जिसके लिए आपको गारंटी मिलती है कि भी 2 साल गारंटी वारंटी, उसको नॉन कंज्यूमेबल में डालिए। तो क्या हम उसकी लाइफ 2 साल ही दिखा दें? मान लीजिए अगर 2 साल उसने कहा कि भाई 2 साल तक ही ये गारंटी में रहेगी या 15 साल, तो 2 या 3 साल कितना उसको मतलब लिखना चाहिए उसमें कि भाई मान लीजिए 2 साल तो गारंटी में ही है, तो 3 साल चल देखिए, जाएगी। हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर इन्वर्टर की जो बैटरीज हैं वो 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स तक चलती हैं। ये हमें अपने विवेक से काम लेना है, तो हमें उतनी जल्दी उसको नहीं, जब तक कि आप सर्टिफाई लेंगे। अगर आपकी ये बैटरी मान लीजिए किसी कारणवश तीसरे साल ही खराब हो गई, तो आप वेंडर से सर्टिफिकेट बैटरी का भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम है कि बैटरी जो है अब अनसर्विसेबल है या ये अब यूज में नहीं ली जा सकती है, तब आपसे कंडेम करेंगे। मिश्रा सर, कोई और सेशन है तो उसको लेकर आप वाइंड अप कीजिएगा। इसमें अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अभी कर नहीं पाएंगे, है ना। कुछ चीजें थी थोड़ी सी, मैं देख लेते, 5 मिनट लगेगा, मैं अगर करा पा रहा हूँ तो करा देता हूँ। इसमें एक टॉपिक सर था आपका, अ, अ, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ये आपको शेयर कर दूंगा, ओरिएंटेशन ऑफ टीजीडब्ल्यू एज ए वोकेशनल स्किल ट्रेनर। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, जो डब्ल्यू का जो हिस्ट्री थी मैंने आपको वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बताई थी मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर चुके हैं। इसमें जो मैंने सुबह एनईपी को हम पूरा डिस्कस कर रहे थे, ये पीवीईपी को डिस्कस कर रहे थे, तो इसी का ये एक कह सकते हैं कि जो फैसिलिटेटर टीचर है उसका क्या रोल है वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें ये जो ये सब NSQ5 ये मैंने आपको बता दिया है पूरा। इसमें जो मेन पॉइंट है वो बता दे रहा हूँ आपको, कि क्लास 9, 10th का और 6, 7, 8 का किस तरह से प्रोग्राम करेंगे हम। अगर वही प्रोग्राम वोकेशनल एजुकेशन कहलाता है, अगर वो 9th ऑनवर्ड है, और वही सेम प्रोग्राम क्लास 6 to 8 अगर कराते हैं,
तो प्री वोकेशनल प्रोग्राम कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। प्री वोकेशनल में सिर्फ बच्चे को हम उस वोकेशनल फील्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जितनी भी 27, 28, 30, 35 जितनी भी तरह की हमने फील्ड देखी अभी तक, तमाम लिस्ट में आ रहा था, तो वो सारी फील्ड के बारे में आप जितना मैक्सिमम हो सकता है बच्चों को बता सकते हैं आप प्री वोकेशनल में। वो बच्चा उसके बारे में जानेगा। जब वो बच्चा 9th और 10th ऑनवर्ड जाएगा तो उसमें से वो एक फील्ड, दो फील्ड, तीन फील्ड को चूज करेगा जो उसको सबसे अच्छी लगती है। उन चीज़ों में फिर वो एज ए वोकेशनल एजुकेशन उस पर वर्क करेगा, जो क्लास 9-10 में एज ए एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है सीबीएसई के थ्रू। वो अब आगे इन फ्यूचर रजिस्टर्ड हो जाएगा वो। तो उसका ये कुछ बेसिक्स है। जो एजुकेशन प्रोग्राम प्री वोकेशनल वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो स्कूल में चलता है, उसके ये 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, जैसे कंप्यूटर में होता है। इनपुट में क्या चीज़ चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, ट्रेनर, स्टूडेंट और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आप ब्रॉड रूप से देखिए, आपको पता चलेगा आपको। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसका कि ये चीज़ें आपको अरेंज करनी है। फिर आपका प्रोसेस होगा, कितने बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं उस कोर्स के लिए, कितने जो करिकुलम ट्रांजेक्शन कैसे चलेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे चलेगी, असेसमेंट इवल्यूशन कैसे होगा, और लास्ट में फिर ये सर्टिफाइड स्किल मैन पावर, ये आप तैयार करोगे। ये इनकी फील्ड्स है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसको मैंने आपको। इसमें भी एग्रीकल्चर में भी अलग अलग फील्ड्स है, किस किस फील्ड में वो काम कर सकते हैं। इसका पूरा एक एक्सेल मेरे पास है, उसमें NSQI लेवल तक उसमें दिया गया है कि वो 0 लेवल का है, 1 का है, 2 का है, 4 का है, सब दिया है उसमें सारी चीज़ें। और हर एक फील्ड की कम से कम 10-10, 15-15 फील्ड दी हुई है। देखिए एग्रीकल्चर में ये डेयरी वर्कर और पैडी फार्मर, डेयरी फार्मर, एंटरप्रेन्योर, ये जो भी सारी चीज़ें ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है। अपीयरल की है, इधर आपका अपीयरल में देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, स्टोर कीपर, असिस्टेंट फैशन डिज़ाइनर, ये सारे जितने भी आते हैं सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी अलग अलग वाइड फील्ड है, ये नहीं कि एक ही टॉपिक ये है। ऑटोमोटिव में आएंगे अगर आप, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट टेक्नीशियन होते हैं ये। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन और भी चीज़ें आप जान सकते हैं, ये आपको मैकेनिकल वाले बताएंगे ज़्यादा अच्छा। ब्यूटी एंड वेलनेस है तो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, और जो भी चीज़ें इसमें और भी हैं सारी इसमें देते हैं। हेल्थ केयर का है, विज़न का है, टेक्नीशियन है, लैब अटेंडेंट है, फार्मास्यूटिकल्स है। फिर आपका ऑर्गेनाइज रिटेल है, जो दुकान जो लोग चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें रिटेल कैशियर क्या रोल उसका होता है, स्टोर ऑपरेटर का क्या रोल है, मतलब रिटेलर ट्रेनिंग एसोसिएट क्या रोल है, सेल्स एसोसिएट का क्या रोल है, सबका अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। तो अपने फील्ड में भी बहुत सारी फील्ड है इसमें। फील्ड टेक्नीशियन, अदर होम अप्लायंसेज जो वहाँ पर बार बार डिस्कस हो रहा था, इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स, फील्ड टेक्नीशियन, वायरमैन, कंट्रोल पैनल, इसके भी सारे मॉड्यूल्स हैं, इसकी भी सारी अलग अलग फील्ड्स है। फिर प्लम्बर है, इसमें भी जनरल 1, 2, 3 कैटेगरी बनी हुई है पूरी ये सब, क्योंकि ये NSQIF के लेवल के हिसाब से बनाई गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। और कैसे कोर्स को सेलेक्ट करेंगे वो आपको देखना है कि आपके यहाँ अवेलेबिलिटी क्या है। फिर इसके लिए जो एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, ये एक आप पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल में ये है। कभी अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो ज़रूर विजिट करिएगा। ये पूरे इंडिया में वोकेशनल पर पूरा काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NCERT। हम लोग के जो भी वोकेशनल के मॉड्यूल बन करके आते हैं वो यहीं से बनते हैं, और ये CBSE और NCERT के थ्रू ये सर्कुलेट होता है पूरा। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका वोकेशनल बैचलर इन वोकेशनल, मास्टर इन वोकेशनल कोर्स भी चलते हैं वहाँ पर, तमाम छोटे छोटे 60 टर्म कोर्स भी चलते हैं ये। तो ये इससे एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है यहाँ का गवर्नमेंट का। इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये आपको मैनेज करना है जो एज ए वोकेशनल स्किल ट्रेनर में, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनको रजिस्टर करेंगे। मैं यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन को पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए फैसिलिटेटर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे वो सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं अगर ज़रूरत है आपको। तो ये स्किल इंडिया प्रोग्राम का भी एक पार्ट का ये PPT है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है क्लास 8th ऑनवर्ड वाले, उनको भी हम बुलाते हैं स्कूल में, कोर्स कराते हैं, उसका NCVT सर्टिफिकेट देता है। वो डिपेंड करता है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कोर्स आप रन कर सकते हैं, बहुत सारे स्कूल में चल भी रहा है। फिर वोकेशनल में गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आती है। इसमें मेनली लड़कियों के लिए स्पेशली प्रोविज़न किया गया है कि गर्ल्स को आप मोटिवेट करिए कि वो
वोकेशनल फील्ड में बहुत सारी फील्ड ऐसी है जो लगता है कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, लड़के करेंगे, तो इस चीज़ का माइंडसेट हटाने के लिए उनकी काउंसलिंग सेशन भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी तमाम इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उनकी जगह जगह ब्रांचेज हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग प्रोग्राम कराते हैं। या वोकेशनल ये काउंसलर जो अवेलेबल होंगे नियर बाई, उनको भी आप बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी काउंसलर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे दिल्ली में है और भी तो बड़े बड़े सिटीज़ में है, इसका निपसिट भी एक बड़ा पार्ट है, वो भी लोग ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। फिर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द वोकेशनल टीचर, जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई थी उसके अकॉर्डिंग आप टीचर का अपॉइंटमेंट करेंगे कि उनको कैसे रखना है। 10 बैकलेस डेज के लिए टीचर कैसे रिक्रूट करेंगे वो देख लीजिए आप। तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद इनका जो करिकुलम है, क्या उसमें पढ़ाया जाना है क्या नहीं पढ़ाया जाना, वो चीज़ आप डिसाइड करोगे आप। इसमें भी जैसे इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे एआई आप पढ़ाते होंगे तो पहला पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वोकेशनल स्किल होती है, तो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी वाले पार्ट को एआई में कवर करते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी स्किल बोलते हैं जिसको हम, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, ग्रीन स्किल है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। फिर सेकेंड पार्ट में वोकेशनल ट्रेड टीचर आता है, वोकेशनल पार्ट कवर होता है इसमें। तो वोकेशनल टीचर को जो आपको जज करना है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पता चला वो एक्सपर्ट तो बहुत है लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है वो, तो ये सारी भी ध्यान में रखनी है आपको। तो ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं वोकेशनल टीचर को लाने के स्कूल में। रोल एंड फंक्शन ऑफ द वोकेशनल टीचर, इनके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सेशन कैसे लेंगे और उनका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या मेथड होगा और क्या चीज़ है, वो ये सारा फैसिलिटेटर की तरह से आपको वर्क करना है। तो ये मैं बहुत फास्ट ये मूव कर दे रहा हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा इसको। फिर इसमें असेसमेंट के भी प्रोसीजर दिए गए हैं कि वो सीबीएसई इस पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ये तो अभी ये लेटर आ रहा है, ये जो मटेरियल है ये बहुत पुराना है, उसमें भी ये जो NEP 2020 प्लस NCF के थ्रू ये डॉक्यूमेंट तैयार किया था मैंने, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर ये जो कोर्सेज और आगे आएंगे इसमें, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज, बी वोकेशनल, एम वोकेशनल, ये भी चीज़ें अब आगे ऑफर होने वाली हैं सारी चीज़ें। ये कोर्स करके भी वोकेशनल टीचर लोग बनेंगे। अप्रेंटिसशिप की बात भी इसमें की गई है। अभी किसी गवर्नमेंट ने अप्रेंटिसशिप शुरू भी की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी ने, कि 6, 7, 8 के बच्चे को भी हम लोग अप्रेंटिस के लिए डालेंगे, वहाँ पर उनको एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के नाम्स हैं कि एक 14 ईयर या 15 ईयर से कम के बच्चे इसमें नहीं जा सकते अप्रेंटिसशिप में। तो ये चीज़ें हैं सारी। अप्रेंटिसशिप किसी भी ट्रेनिंग के बाद वो चीज़ें आती हैं कि कैसे अप्रेंटिस कराई जाए, तो ये खैर मतलब ITI या डिप्लोमा इसके बाद के कोर्स के लिए होता है। और मिनिमम एज देखिए अप्रेंटिसशिप की दी है 14 ईयर, ये फिक्स है। 14 ईयर से कम का बच्चा कभी अप्रेंटिसशिप में नहीं जा सकता है, क्योंकि HRDS होता है, और जनरली इंडस्ट्री के लिए तो 18 ईयर है, लेकिन नॉर्मली ये 14 ईयर में कर सकता है। कुछ इसमें अब्रीविएशन दिए हुए जो बार बार यूज होते हैं, तो ये मैंने बहुत जल्दी से आपको वाइंड अप किया है। तो मुझे जितना आपको बताना था मैंने बता दिया है। बाकी अब हम लोग का एक फॉर्मल इनागुरल सेशन होगा। ऐसा नहीं है कि हम अब नहीं 2 दिन तो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, हम आपके साथ अवेलेबल हैं ग्रुप में, आपकी जो भी क्वेरीज है वहाँ से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी PPTs हैं और जितना भी कोर्स के हैं वो बहुत शीघ्र ही आपको ग्रुप में गूगल ड्राइव के द्वारा लिंक्स के द्वारा शेयर किए जाएंगे। तो मैं आज्ञा चाहती हूँ मिश्रा जी, मैं ACD मैम को इनवाइट कर सकती हूँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। सॉरी लेट मैम, 20 मिनट लेट हूँ मैं। नहीं, तो मैं ACD मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे उसमें मनीष परमार जी भी हैं, तो जो क्लोजिंग सेरेमनी में एक पार्टिसिपेंट, और मनीष परमार जी के भी हमको क्लोजिंग नोट्स चाहिए होंगे। तो आदरणीय मनीषा माखेजा जी, एसोसिएट कोर्स डायरेक्टर को मैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू शुचि मैम। जय हिंद टू एवरीवन।